नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइकोलॉजी हो या चाइल्ड पेडागोजी हो या फिर कोई टीचर ट्रेनिंग हो या फिर किसी भी स्टेट की टेट परीक्षा हो, उसमें जो सिद्धांत आते हैं, ये 3 तरह के सिद्धांत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों सिद्धांत के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सभी सिद्धांत तो 3 तरह के सिद्धांत हैं: जीन पियाजे का सिद्धांत, लेव वाइगोट्स्की का सिद्धांत और कोहलबर्ग का सिद्धांत। तो चलिए तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसका नाम है। तो उनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जीन पियाजे को। और इनका जन्म हुआ था 1886 में स्विट्जरलैंड देश में। जीन पियाजे एक दार्शनिक थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब एक फिलोसोफर थे और एक साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक भी थे। दूसरा है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो भी और भी हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जीन पियाजे का ही था। सर्वप्रथम एक उन्होंने किताब लिखी 1923 ईस्वी में, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का यदि बात की जाए तो। और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। यहाँ बार बार एक शब्द आ रहा है, संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि जो जीव है उसके अंदर व्यापक रूप से और जो एक परमानेंट नॉलेज जो हासिल कर लेता है, उसको हम लोग संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि के स्तर का जो है। दूसरा नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को मानसिक विकास का सिद्धांत भी कई बार कहा जाता है। तो ये जो व्यापक और स्थायी ज्ञान है, ये कहाँ से आता है? ये वातावरण के माध्यम से वो ग्रहण करता है। संज्ञानात्मक विकास कब से कब तक चलता है? तो ये शैशवावस्था से लेकर के आजीवन मतलब जीवन पर्यंत ये चलता रहता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब कितने लेवल में बांटा है उन्होंने अपने सिद्धांत को? तो 4 लेवल हैं। तो किस तरह के लेवल हैं? यह भी प्रश्न आ सकता है कि कितने तरह के लेवल हैं। तो 4 तरह के लेवल हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये जो 4 लेवल आपको दिख रहा है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दरअसल पहला जो लेवल है वो पेशीय स्तर पर है, दूसरा है वो शाब्दिक स्तर पर है, और तीसरा जो है वो वैचारिक स्तर पर है, और चौथा जो है वो सैद्धांतिक स्तर पर है। इसको दूसरा नाम हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था पहला, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो है ही, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और चौथा को हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में भी इसका जो नाम है वो हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन इसमें जानेंगे कि कौन से उम्र की होती है ये अवस्थाएं। जैसे पहली जो संवेदी गामक अवस्था है वो 0 से 2 ईयर्स तक होता है। दूसरा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो 2 साल से 7 साल के बीच होती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 साल से 11 साल की होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से ज़्यादा, वो 11 से 14 भी हो सकता है, 11 से 18 भी हो सकता है। दोनों ही ऑप्शन इकट्ठे नहीं देगा, बल्कि 11 से 14 दिया है तो उसमें आप मार सकते हैं, 11 से 18 होगा तो इसमें भी आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 11 से ऊपर की अवस्था को चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में उन्होंने बांटा है। इंग्लिश में यदि देखा जाए तो देखिए, पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा जो है, यहाँ मिस्टेक किया है, तीसरा जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और जो चौथा है उसको अमूर्त या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। देखिए, इसको याद रखने का एक छोटा सा हमने ट्रिक बनाया है। पहला है SMS सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है PO पोस्ट ऑफिस होता है ना, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, चौथा है CO मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरा है, और चौथा जो है वो है आपका FO मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, और 11 साल से ऊपर 18 साल तक। अब एक एक करके जानते हैं कि उस अवस्था में होता क्या है। तो जैसे सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 साल का है, इस समय की अवस्था होती है संवेदीगामक की अवस्था, और इसमें जो बच्चा है बहुत ही छोटा होता है। तो कोई भी वस्तु को सुन करके, देख करके, छू करके, स्पर्श करके, या सूंघ करके, या चाट करके, माने वो उसको बोल सकते हैं कि जो उसका ज्ञानेंद्रिय है उसका वो उपयोग करेगा, तभी उसको समझ में आएगा कि ये वस्तु
किस तरह की है, उसका टेस्ट क्या है, वो छूने में कैसा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेशीय स्तर वाला स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब सेंस ऑर्गन का इसमें वो इस्तेमाल करता है। शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए वो खोज करता है, इसलिए इसको इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। इसमें वो इस स्थिति में अनुकरण करेगा वो, और पूर्व शाब्दिक अवस्था इसको भी हम लोग बोलते हैं। तो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान हासिल करता है। आगे और चीज़ें हैं कि इंद्रियों के द्वारा वो काम किया करता है। जो भी कोई परिचित मिलेगा तो उसका मुस्कान के साथ स्वागत भी करता है, और परिचितों को देख करके तो खुश होगा, लेकिन अपरिचित लोगों को देख करके वो भय का प्रदर्शन करता है। अब जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सारी चीज़ें जो है उसको पकड़ करके, खेल करके, लिख करके, ये सब चीज़ें वो पहचान करता है। दूसरी जो अवस्था है 2 साल से 7 साल की होती है, इसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसमें उसके अंदर जो जो चीज़ें होती है उसको जानते हैं। देखिए कि बालक जो है वो पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलने लगता है, बालक शब्द और प्रतीक का प्रयोग करता है, शब्द वो बोलने लगता है अब, और प्रतीकों का उपयोग करता है। मतलब किसी भी चीज़ को जो उसकी आकृति से पहचानने की कोशिश करता है, वही आकृति यदि दूसरी चीज़ मिलती है उसको, तो वो उसको कोरिलेट करने की कोशिश करता है, और प्रतीकात्मक खेल भी खेलता है। अगली चीज़ें इसमें होती है कि खिलौनों की आयु की अवस्था भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा खिलौने यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, खेलते हैं, और इस दौरान उनके भाषा का विकास जो है वो शुरू हो जाता है। इसी अवस्था में जो वस्तुओं के प्रति स्थायित्व का भाव जगता है। याद रखिए, जब सेंसरी मोटर स्टेज होता है तो जब तक बच्चे की इंद्रियों के सामने कोई वस्तु है तभी तक वो वस्तु उसके लिए होती है। यदि एग्जाम्पल के रूप में कोई फुटबॉल है या मोबाइल है, बच्चा अपनी आंखों से देख रहा है तो सोच रहा है कि ये कोई सामान है, उसके साथ खेलने की जिद करेगा, लेकिन जो ही आप उसको पीठ के पीछे छुपा लेंगे तो बच्चे के लिए वो मोबाइल, वो वस्तु जो है वो ख़त्म हो गया। मतलब उसमें स्थायित्व बोध नहीं होता है 0 से 2 साल तक, लेकिन वस्तु का स्थायित्व 2 से 7 साल की अवस्था में बच्चे का हो जाता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वस्तु का स्थायित्व हो जाता है। मतलब मोबाइल आपने पीछे भी कर लिया तो बच्चे के दिमाग में वो स्थायी वस्तु बैठ जाती है। अब बच्चा जो है अब नहीं सोचेगा कि मोबाइल ख़त्म हो गया, फुटबॉल ख़त्म हो गया, बल्कि वो पीछे आ करके आपके फुटबॉल को, आपके मोबाइल को देखेगा कि ओह आपने छुपा लिया पापा या मम्मा, जो भी है। तो निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन भी वो करने लगता है, इसीलिए इस अवस्था को जीववाद भी कहते हैं। मतलब निर्जीव वस्तुओं में वो सोचता है कि हाँ ये गुड्डा है, ये गुड्डी है, इसकी शादी कराएंगे वगैरह वगैरह, मतलब जीवंत अनुभव वो करने लगता है। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है। आगे है और चीज़ कि अनुकरण करने का गुण पाया जाता है। इस समय अनुकरणशीलता होती है, मतलब आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे वो भी करेगा। अगला है कि शिशु जो है अहमवादी होता है, मतलब खुद पर केंद्रित हो जाता है। अहमवादी मतलब हो गया कि स्वयं पर केंद्रित होता है और नकल करने की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है। दूसरों को वो कम महत्व देगा, मैं ही हूँ बाबू, एक और आपके लिए गुड़िया ले आएंगे, नहीं, वो कतराएगा कि नहीं दूसरा कोई नहीं आए, क्योंकि उसके प्रति प्यार कम हो जाएगा। ये जो स्थिति है इसको हम लोग अहमवादी भी बोल सकते हैं। अगली जो स्थिति है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 साल की। इसमें बालक का चिंतन और तर्क जो है वो शुरू होता है। चिंतन और तर्क कब शुरू होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 साल से 11 साल की उम्र में शुरू होती है। वस्तु स्थायित्व का भाव जो है वो बहुत अच्छी तरह से जग चुका होता है। शुरुआत तो पिछली अवस्था में हो चुका होता है। और क्या होता है, इस अवस्था में बालक जो है दिन याद करना शुरू कर देता है, तारीख जो है वो घड़ी देखना, समय महीना को समझना, मैंने उसको वो बताने योग्य हो जाता है। और क्या चीज़ें होती हैं, सही अनुपात का अंतर वो समझने लगता है, हाँ कि ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है। वस्तु जो है आकार को समझता है, भार को समझने लगता है, क्रम आदि को वो समझने लगता है कि इसके बाद ये चीज़ है, उसके पहले ये चीज़ है। संख्याओं में भी 12 के पहले 11 है। आकार और भार, ये 1 किलो का है, ये उससे बड़ा है, उससे ज़्यादा किलो वज़न का होगा। आकार ये त्रिभुजाकार है, ये वृत्ताकार है, वगैरह वगैरह में अंतर वो समझने लगता है। और यहाँ से वो मूर्त चिंतन
शुरू करता है। मतलब इसीलिए याद करिए, इसलिए जब ट्रेनिंग होती है तो 7 से 11 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको TLM के माध्यम से सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि मूर्त चिंतन मतलब कोई वस्तु स्थूल रूप से मौजूद है, उससे बच्चा सीखना जल्दी सीख पाता है। अगला है 11 से 18 साल की जो उम्र में होता है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था में किशोर जो है मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। मतलब सामने में वो चीज़ नहीं है तो भी वो, अब देखिए इस एज में बच्चे का ऐसी चीज़ पढ़ाई होती है, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, मतलब जो स्थूल चीज़ सामने में नहीं है फिर भी वो उसकी कल्पना कर सकता है। मतलब स्मरण मनन वगैरह जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब है वो कार्य को कारण समझता है, यानी वो एक कार्य से दूसरे कार्य में अंतर समझ लेता है। इसलिए इस उम्र में जो तर्क करने की जो क्षमता हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग तार्किक चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं। इसमें मानसिक योग्यता का पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है, इसलिए वह इमेजिनेशन जो है कल्पना कर सकता है कविता, इसलिए कविताओं में देखते होंगे उस तरह का भाव इस उम्र में आ जाता है। कविताओं, यदि भावात्मक कविता है तो ऐसे ऊंचे क्लास की जो हिंदी किताबें हैं या जो भी है भाषागत जो किताबें हैं उसमें भावात्मक चीज़ें डाली जाती हैं, ताकि क्योंकि इमेजिनरी चीज़ें, कल्पनात्मक परिकल्पनात्मक जो चीज़ें हैं वो बच्चा अब समझने योग्य हो जाता है। अब एक वर्ड आता है स्कीमा। ये क्या होता है? तो वातावरण से जो बच्चे ने जो जितना भी नॉलेज हासिल किया उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वही स्कीमा है। कहने का मतलब बच्चा जो है एक चीज़ से दूसरे चीज़ को कोरिलेट करके समझ सकता है, इस तरह का उसके दिमाग में एक संगठन डेवलप हो जाता है, इसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं। अब है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जीन पियाजे ने, और जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था। अब आती है हमारी वाइगोट्स्की की, जिसका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें क्या चीज़ें हैं कि ये जो है लेव वाइगोट्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने मनोविज्ञान के ही क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया था। उनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1934 ईस्वी में हुई थी। उनके अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जबकि जीन पियाजे का कहना था कि बच्चा खुद ब खुद सीखता है। 0 से 2 साल में अपने से सीखता है, फिर 2 साल से 7 साल में अपने से सीखता है, वातावरण से सीखता है, और तीसरे में 7 साल से 11 साल की अवस्था, उसमें भी वो बच्चा खुद से सीखता है, और 11 साल से 18 साल की उम्र तक जो है उसमें भी बच्चा खुद सीखता है। लेकिन वाइगोट्स्की का मानना है कि बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट बोल सकते हैं वाइगोट्स्की के सिद्धांत को। इन्होंने कहा कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। देखिए अभी जितने हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी किसी का भी सिद्धांत अपने आप में संपूर्ण नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से सही है। मतलब सभी को मिला देंगे तो वो पूरा रूप से सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा खुद से भी सीखता है, समाज से भी सीखता है, पर्यावरण से भी सीखता है ना। सिर्फ एक चीज़ नहीं होगा कि बच्चा सिर्फ दूसरों से सीखता है, खुद से भी सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोट्स्की, इनका पूरा नाम है लेव सिमकोविच वाइगोट्स्की। ये रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे, और बालक में जो सामाजिक विकास होता है उसके संबंध में ये सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसको कहा गया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब इनके सिद्धांत में क्या है कि भाषा सिद्धांत है, सामाजिक विकास का सिद्धांत है, अधिगम सिद्धांत है, सामाजिक रचनावाद है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। बच्चों को खुद सीखने देना चाहिए, बिल्कुल। जब बच्चा कार्य में असमर्थ हो जाए तो उनकी सहायता करनी चाहिए। तो इस सहायता का भी कुछ नाम है, हम लोग आगे आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। बच्चों की भाषा और विचार जो है 2 साल तक अलग अलग होती है। 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक जैसे होने लगते हैं। मतलब
वो बोल रहा है कुछ और विचार उसका कुछ है, वो 2 साल तक चलता है, अलग अलग होता है, लेकिन 2 साल के बाद जो है भाषा और विचार जो है एक जैसे होने लगते हैं। उन्होंने कहा वाइगोट्स्की ने कि हमारे खुद का विकास जो है दूसरे के द्वारा होता है और सामाजिक कारक जो है उस पर निर्भर करता है हमारा विकास। परिवार है, समाज है, विद्यालय है, मित्र मंडली है, पर्यावरण है, परिवेश है। जबकि पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार अपने आप होता है और वाइगोट्स्की कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। तो दरअसल दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, खुद से भी सीखता है और समाज से भी सीखता है। इसमें सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट में क्या है? पहला है आत्मसात करना, इंटरनलाइजेशन। बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया जो ज्ञान है उसी को हम लोग आत्मसातीकरण कहते हैं, आत्मसातीकरण। दूसरा एक वर्ड है स्कैफोल्डिंग। ये क्या होता है? एक सपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं इसको हम लोग, सपोर्टिंग। बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा जो भी हेल्प किया जाता है, लेकिन वो टेम्पररी होती है, उसके कारण बच्चों में सुधार आता है, सुधारात्मक जो हेल्प किया जाता है, इसी को स्कैफोल्डिंग हम लोग बोलते हैं। ये शब्द आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम। तीसरी चीज़ें हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला जो एक एरिया है, बड़े हेल्प करते हैं, वो कहलाता है स्कैफोल्डिंग। लेकिन वो हेल्प करने के बाद एक जो क्षेत्र बनता है वो है ZPD, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना स्कैफोल्डिंग कहलाता है और इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान दें, जीन पियाजे का सिद्धांत जो है वो निर्मितवाद है, जबकि वाइगोट्स्की का कहना है कि सामाजिक निर्मितवाद है। पियाजे का कहना है कि अपने आप बच्चों में जो ज्ञान है उसका निर्माण होता है और वाइगोट्स्की कहना है कि समाज जो है बच्चों के ज्ञान के निर्माण में, बुद्धि के निर्माण में हेल्प करता है। सामाजिक विकास सिद्धांत की जो विशेषताएँ हैं वो क्या क्या चीज़ हैं? उनका कहना है कि सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। टीचर तो सिखाते ही हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें उसको ज़्यादा सिखाती हैं। दूसरी है कि संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है संस्कृति। तो ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने समाज पर ज़्यादा जोर दिया है। अब जो है अब आती है हमारी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहलबर्ग एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत या नैतिक अवस्था का सिद्धांत जो है ये दिया। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत, आप उसको कोहल को मोरल से याद रखें, कोहल मतलब मोरल, ठीक है, और वाइगोट्स्की मतलब सोशल, और जीन पियाजे मतलब हो गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञान माने बुद्धि। जिस तरह प्याज होता है ना, प्याज में परत दर परत होती है, तो उसी तरह से समझ लें कि जो ज्ञान की परत है दिमाग में, वो परत दर परत, उसी से आप उसको याद रखें कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। नैतिक अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। तो अब क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग ने सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 में दिया था और उसमें बाद में सुधार भी किया। मतलब कोई भी चीज़ जब कोई सिद्धांत देता है तो एक एक पैरामीटर पर उसको टेस्ट किया जाता है कि वो सही बैठता है या नहीं। तो फिर जब और शोध अन्वेषण किया तो उसमें 1981 में फिर से संशोधन किया और 1984 में जा कर के और उसमें संशोधन किया। उनका कहना है कि नैतिक व्यवहार जो है बच्चे के अंदर जो मोरालिटी है वो जन्मजात नहीं होती है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। मतलब अर्जन करने का सिद्धांत ही इन्होंने दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 में पैदा हुए थे और 1987 में गुजर गए। उनके 6 चरण हैं। उन्होंने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। मतलब ये 6 जो चरण हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में होगा या सिर्फ अमेरिका में होगा, बल्कि सार्वभौमिक यूनिवर्सल होगा, मैंने हर देश के बच्चों के साथ लागू होगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में जो अवस्थाएं हैं वो पहली हैं पूर्व परंपरागत अवस्था, जो कि 4 से 10 साल तक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। दूसरी परंपरागत अवस्था कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 साल। उत्तर परंपरागत अवस्था 13 साल से अधिक, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो इन 3 स्तर में से टोटल 6
स्तर हैं सारे मिला करके। अब है कि कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक जो है वो इंटरव्यू लिया, उनके साथ रहे, उनसे इंटरेक्शन किया और उसके बाद बताया कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो है उसके टोटल 6 चरण हैं, जिन्हें आसानी से आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। 6 चरणों में हर एक चरण जो है उसमें जो नैतिक दुविधाएं हैं उनको सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। पहला चरण है, दूसरा चरण है उसमें और बेहतर, तीसरा चरण है उसमें और बेहतर, जो भी दुविधाएं हैं उसको वो धीरे धीरे दूर करता जाता है। बालकों में चरित्र निर्माण या फिर नैतिक विकास के संदर्भ में कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या फिर चरित्र के विकास के कुछ निश्चित जो है वो अवस्थाएं होती हैं। नैतिक विकास का क्या मतलब है? तो नैतिक व्यवहार जो है वो जन्मजात होते हैं। जब बच्चे ने जन्म लिया और उनके अंदर मोरल डेवलपमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। सामाजिक परिवेश से वो सीखता है, अर्जित करता है। सबसे पहले जो है बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस और स्कूल में नैतिक विकास होता है, अपने घर में परिवार में सीखता है। जब बालक का जन्म होता है तो वो न तो नैतिक होता है और न अनैतिक, उसे सही क्या गलत क्या उसे नहीं पता, लेकिन अच्छा और बुरा क्या है वो आचरण जो है समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप यहाँ शब्दों में मिस्टेक है स्पेलिंग, उस पर मत जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। तो पहला पूर्व नैतिक स्तर हो गया, तो 4 साल से 10 साल की उम्र की अवस्था में, इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, पहला है आज्ञा और दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। दूसरा है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। आज्ञा और दंड की अवस्था में क्या होता है कि बच्चे अपरिपक्व होते हैं, बच्चा डरता है और कि कोई दंड मिलेगा, मार पिटाई जो भी है या डांट जो भी है, उससे बच्चा जो है कार्य करता है। तो परिवार के जो मेंबर हैं वो बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं और बच्चा सोचता है कि नहीं करेंगे तो डांट पड़ेगी। इस कारण से बच्चे जो है कार्य करते हैं और बच्चे में उस तरह का विकास जो है नैतिक विकास डेवलप होता है। दूसरा है अहंकार की अवस्था। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है तो वह परिपक्व होने लगता है और उसका उद्देश्य यदि सोचता है कि झूठ बोलने से भी उसका उद्देश्य यदि पूरा होता है तो वो झूठ बोलने भी लगता है। अब भूख लगने पर चुरा कर खाने का काम भी करने लगता है। तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था में आएंगे। दूसरी है परंपरागत नैतिक स्तर, 10 से 13 साल की अवस्था में। इसमें 2 उपस्तर है, पहला है प्रशंसा की अवस्था, दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। मतलब पहला स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन और दूसरा है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो दूसरे लोगों के द्वारा जब उसको प्रशंसा मिलती है तो फिर वो उसको और बढ़ चढ़ करके करता है और ज़्यादा करता है, बार बार करता है। इसलिए इस अवस्था में बोला जाता है कि बच्चों को जितना आप मोटिवेट करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे, बच्चा उतना ज़्यादा काम करेंगे। जैसे आप कोई बच्चों को काम देते हैं तो उसको उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसको गुड देते हैं, उसको वेरी गुड, वेल डन, इस तरह के शब्द बोलते हैं तो बच्चे में जो है पॉजिटिव चीज़ का संचार होता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। प्रशंसा की अवस्था में क्या होता है कि बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित और नैतिक मानने लगते हैं जिससे उनको परिवार से, स्कूल से, पड़ोस से और मित्र मंडली के द्वारा प्रशंसा मिलने लगती है। यदि 2 लोग किसी गलत चीज़ को की प्रशंसा करने लगे तो बच्चा उसी को सही समझने लगता है और उसको करने में वो हिचकता भी नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। अब अगला है कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि उसकी प्रशंसा करता है, वो समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। और अगला है उत्तर परंपरागत अवस्था, तीसरा जो है मतलब समाज के साथ संबंध। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता है कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। और उसका दूसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था का दूसरा जो स्तर है वो है सार्वभौमिक संबंध। इस अवस्था में बालक विवेक का उपयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता और सोचता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या खराब है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है कि हाँ समाज इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रहा है, मतलब ये सही है। तो वीडियो कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया? यदि आया तो अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप
बिल्कुल अपडेट रहें, समय समय पर आते रहें मेरे चैनल पर। धन्यवाद।